हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 जो कि स्लीपी क्लासेस द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है आपके 2023 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए, उससे रिलेटेड एक छोटी सी स्निपेट आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हम इकोनॉमी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आरबीआई किस तरीके से सरकार का एक बैंकर का रोल यहाँ पर निभाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पर शेयर की जाएगी। तो आइए देखते हैं। आरबीआई का मतलब अगर हम कह रहे हैं कि बैंकर है, तो ऐसा नहीं कि सरकार के जितने भी डे टू डे ट्रांजेक्शन रहेंगे उन्हें यहां पर ये करेगा, ठीक है, उन्हें यहां पर वो हैंडल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। जी नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो अलग अलग ब्रांचेस है ना, फिर आगे जाके मिनिस्ट्रीज, तो उनके जो बैंकर्स हैं, उनके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन्हें यहां पर हैंडल करेगा। बट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट यहां पर रिजर्व बैंक काम करता है कि उनकी जो ओवरऑल फंड्स पोजीशन है उसके ऊपर हम ध्यान रखें। साथ के साथ अगर उन्हें किसी प्रकार का एडवाइस चाहिए, किस प्रकार के उनके बैलेंसेस हैं, उनकी बुक्स में कितना उनका डेफिसिट यहां पर चल रहा है, उससे रिलेटेड यहां पर कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA, जिसको हम काफी डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे कि जो उधार यहां पर आरबीआई से लिया जाता है सरकारों द्वारा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, अच्छा अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात होगी, ठीक है, आपकी जो केंद्रीय सरकार है उनकी तो आरबीआई ने चलो देख लिया सब चीजें, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट का कौन यहां पर ध्यान रखेगा? तो जितने भी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड अ मिनिमम बैलेंस विद द रिजर्व बैंक विच वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कि किस तरीके का उनका साइज है, क्या स्टेट बजट है, किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके द्वारा वहां पर रन की जा रही है। और साथ के साथ अगर मान लेते हैं कि उनकी किसी प्रकार की दिक्कत वहां पर आ रही है, क्रंच वहां पर आ चुका है उनकी अकाउंट्स में, तो वहां पर भी वेज एंड मींस जो एडवांसेस, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको भी यूटिलाइज करते हुए यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स आरबीआई के पास जा सकती हैं कि भैया जी हमें थोड़ा सा लोन दे दीजिए, हम आपके लोन की भरपाई क्विकली यहां पर कर देंगे। कौन सा तरीका है वो, उसके लिए WMA जो यहां पर ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले हम एसडीएफ के बारे में बात करते हैं, जो आपकी ड्राइंग फैसिलिटी यहां पर रखी गई है, स्पेशल ड्राइंग जो फैसिलिटी यहां पर रखी गई है कि यहां किसी भी प्रकार का अगर उधार चाहिए राज्य सरकार को, तो वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास जाएंगे, मुझे थोड़ा सा उधार दे दीजिए। अब आप यदि बैंक के पास जाते हैं कि भैया मुझे थोड़ा सा यहां पर उधार चाहिए, तो आपको वहां पर एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, नहीं रखनी पड़ती कि आरबीआई जो बैंक से आपको फ्री में उधार दे देते हैं, सिक्योरिटी कुछ ना कुछ तो आपको रखना पड़ेगा ना वहां पे। अच्छा एक बात बताओ, क्या सरकार द्वारा, अच्छा अगर कोई भी एक और हम यहां पर उस चीज को खत्म करते हैं जो भी हम बात कर रहे थे, एक नया क्वेश्चन मेरा आपके लिए यहां पर है जो कि समझना बहुत जरूरी भी है। सरकार द्वारा एमएसएमई को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बट जितने भी लोग यहां पर एमएसएमई की शुरुआत करते हैं, बेसिकली उनके पास एक आइडिया रहता है, उसकी शुरुआत वहां पर करते हैं, नया बिजनेस वहां पर ग्रो करते हैं, तो क्या उनके पास कोलेटरल अवेलेबल रहेगा? अगर उनके पास अवेलेबल नहीं रहेगा तो सरकार उनके लिए क्या यहां पर स्कीम निकाल के बैठी है? मुद्रा लोन, कोलेटरल फ्री लोन, ओके, पीएलआई, सरकार द्वारा CGTMSE, कोलेटरल ट्रस्ट गारंटी फंड स्कीम वहां पर रखी गई है, जिसके आधार पर सरकार उन एमएसएमईज की कोलेटरल या सिक्योरिटी, या जो वहां पर जरूरी है उस तरीके की सिक्योरिटी, वो वहां पर दी जा रही है, ठीक है। सरकार बैंक्स को वहां पर सिक्योरिटी दे रही है कि भैया आप इस पर्टिकुलर एमएसएमई को आप लोन दे दीजिए, हम इसके बिहाफ पे आपको सिक्योरिटी यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। सरकार ऐसे नहीं कि सरकार अपने वहां पर कोलेटरल वगैरह वहां पर रख रही है, सरकार ने बस बैकिंग प्रोवाइड कर दी उसके लिए। जीतो जी पूछते हैं व्हाट इज एमएसएमई, देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस की शुरुआत वहां से होती है। ओके, यहाँ पवन जी पूछ रहे हैं कोलेटरल क्या है, तो आई थिंक शायद हमने थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को एडवांस कर दिया है। एक बेसिक सी जो प्रोसेस रहती है उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए पवन जी का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। पवन जी अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि आप कभी भी बैंक के पास अप्रोच करेंगे, आप बैंक को वहां पर जाके बोलेंगे कि भैया मुझे कुछ उधार यहां पर दे दो, ठीक है। बैंक बोलेगा कि ठीक है, आपको 1 लाख का यहां पर उधार चाहिए था, बिल्कुल बेशक हम आपको यहां पर उधार प्रोवाइड करेंगे, आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। बट यहां पर बैंक बोलेगा कि जस्ट इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं हुए, आप उधार वापस नहीं कर पाए, तो हमारा तो यहां पर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो पवन जी वहां पर क्या बोलेंगे कि अरे आप घबरा क्यों रहे हैं, ये मैंने इस तरीके के बॉन्ड्स वगैरह खरीदे थे, बॉन्ड्स भी क्या, मेरी इस तरीके की एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, मेरी शॉप है, ये इसके पेपर्स हैं, ये मैं आपके साथ सबमिट करवाता हूं कि मैं इस शॉप को एज अ कोलैटरल यहां पर रख रहा हूं, गिरवी यहां पर रख रहा हूं, ताकि आप मुझे उधार दे दो, और जैसे मेरा उधार पूरा हो जाएगा तो आप मेरे पेपर्स भी यहां पर वापस कर देना।
पवन जी ये होता है कोलैटरल का मतलब। एंड जितने भी लोन के केसेस होते हैं वहां पर आपको कोलैटरल रखना ही पड़ता है। पर्सनल लोन में क्या देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरीके से पिछले इतने सालों में, अगर आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम आपकी वहां पर रही है, कितना पैसा आप कमा पा रहे हैं, कितना आपका सेव वहां पर हो पा रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको पर्सनल लोन वहां पर एक्सटेंड होता है। ठीक है, फिर एक होता है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कि आपने कोई प्रॉपर्टी वहां पर बिल्कुल पहले से ही बता दी कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके अगेंस्ट मुझे कितना लोन मिलेगा, एलएपी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, ये भी बैंक्स द्वारा बहुत ज्यादा दिया जाता है, एंड मोस्टली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनके लिए इस प्रकार के लोन वहां पर सैंक्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर कहानी, अब स्टेट गवर्नमेंट है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से यहां पर एंटिटी तैयार होगी, ये भी लोन लेंगे, इनको भी कुछ ना कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा, तो ये लोन लेते हैं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के हिसाब से, एसडीएफ जो यहां पर बताई गई है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है, इसमें भी यहां पर अगर आरबीआई के पास जाके वो लोन ले रहे हैं तो उन्हें भी कोलैटरल कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो वहां पर सरकार के पास एसेट्स किस चीज के हैं, अब मॉर्टगेज भी आप उस तरीके से कह सकते हैं कि जी हाँ, जो आप वहां पर गिरवी रख रहे हैं। एसडीआर और एसडीएफ में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये एक तरीके का लोन यहां पर एक्सटेंड किया जा रहा है, और एसडीआर तो आपकी करेंसी भी नहीं कहूंगा, एक यूनिट है आईएमएफ द्वारा जो कि वहां पर रखा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। काफी ज्यादा डिफरेंस है इस चीज में। ठीक है, हम इसको डेफिनेटली जब आपका एक्सटर्नल सेक्टर आएगा तो वहां पर डिस्कस भी करेंगे। एसडीएफ और एसडीआर अलग अलग चीजें हैं भैया। ठीक है, यहां हम स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर किसी भी प्रकार का क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच वहां पर आ रहा है, पैसों की अवेलेबिलिटी कम हो रही है और उन्हें पैसों की जरूरत है अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, तो वो बैंक को अप्रोच करेंगे, आरबीआई को यहां पर अप्रोच करेंगे कि भैया हमें थोड़ा सा उधार दे दीजिए, हम उसके बदले, अब सरकार के पास सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, सरकार अपनी सिक्योरिटी वहां पर गिरवी रख देगी। तो ये बेसिक चीजें जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। एंड टू एनकरेज द स्टेट्स पार्टिसिपेशन, अब ये दो फंड यहां पर तैयार किए, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एंड गारंटी रिडेम्पशन फंड है। ये दोनों के दोनों फंड्स किसके पास रखे गए हैं, ये भी आरबीआई के पास ही रखे गए हैं। तो इसमें क्या रहता है कि सभी स्टेट्स अपने अपने हिसाब से यहां पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं इन फंड्स में, ताकि उस हिसाब से अपना पैसा इनका यहां पर स्टोर्ड रहे, थोड़ा पैसा भी इनका यहां पर ग्रो होता रहे, जिससे फर्दर ये अपने स्टेट के भलाई में वहां पर यूज कर सकते हैं। तो गारंटी रिडेम्पशन फंड, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, ये दोनों तरीके के फंड यहां पर यूटिलाइज किए जाते हैं। तो यदि इनमें भी किसी भी स्टेट की कंट्रीब्यूशन आ रही है, थोड़ी इंक्रीमेंटल हो गई है, थोड़ी बढ़ा दी उन्होंने, ठीक है, तब भी उन्हें वहां पर एसडीएफ फैसिलिटी के माध्यम से लोन एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। फिर आता है आपका अगला स्टेप, नॉर्मल वेज एंड मींस एडवांसेस, कि अगर आपकी जो एसडीएफ की लिमिट थी, ठीक है, आपको जो यहां पर हर एक स्टेट की अलग अलग एसडीएफ की लिमिट रहेगी, किस हिसाब से कि कैसी उस स्टेट की इकोनॉमी है, कैसी उस स्टेट की जीडीपी है, किस प्रकार की एक्टिविटीज वहां पर रन की जा रही है, कितना उन्हें पैसों की जरूरत है, कितनी वहां पर पॉपुलेशन साइज है, उसके हिसाब से आपकी एसडीएफ लिमिट हर एक स्टेट की अलग अलग तरीके से डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एसडीएफ लिमिट तो यहां पर पूरी यूज कर दी, बिल्कुल खत्म, एग्जॉस्टेड, आपके पास बचा ही नहीं है अब कुछ भी। ठीक है, बट आप बोल रहे हैं कि भैया मुझे थोड़ा सा और उधार चाहिए था, यहां पे मिल सकता है? तो आरबीआई क्या बोलेगा कि हाँ जी मिल तो सकता है, बट हम कुछ और यहाँ पर तिगड़मबाजी यहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा। व्हाट इज कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड? देखिए ये एक तरीके के फंड्स हैं जो कि आरबीआई द्वारा यहाँ पर ऑपरेट किए जाते हैं। फंड कोई भी रहता है तो वो उसके डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए वहां पर रहता है। ठीक है, उस तरीके से आप पैसा उसमें डालेंगे, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स वहां पर मिलेंगी। तो हर एक स्टेट के लिए वहां पर रखा गया है कि आप ऐसे फंड्स में पैसा डालिए, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत रिटर्न आपको जनरेट करके देते रहेंगे। ठीक है, तो ये उस तरीके के दो फंड्स यहां पर रखे गए हैं। अब इसमें अगर स्टेट्स की पार्टिसिपेशन वहां पर बढ़ती है तो आरबीआई क्या बोलता है कि चलो यार कोई बात नहीं, आपको ऐसे सिक्योरिटीज देने की जरूरत नहीं है, आपने काफी ज्यादा हमारे फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, हम उसको फर्दर आपको वैसे ही वहां पर एसडीएफ के माध्यम से लोन एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये चीज बेसिकली यहां पर रखी गई है। तो अगर एसडीएफ की लिमिट यहां एग्जॉस्ट हो जाए तो यहां पर नॉर्मल वेज एंड मींस एडवांसेस के माध्यम से भी स्टेट गवर्नमेंट्स आरबीआई से लोन ले सकती हैं। ठीक है, तो जो आपकी जब भी नॉर्मल लिमिट जो रहेंगी डब्ल्यू एन मींस एडवांसेस की, वो भी आपकी 3 ईयर जो एवरेज रहेगा ऑफ द एक्चुअल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है स्टेट का, उसके हिसाब से वहां पर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, उनकी कैलकुलेशन की जाएगी, फिर बताएंगे कि अच्छा आपका इस साल का वेज एंड मींस एडवांसेस की कितनी लिमिट है।
ठीक है, फिर आपने एसडीएफ एग्जॉस्ट कर दी, तब आप वेज एंड मीन्स एडवांसेस पर यहां पर जंप कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने वेज एंड मीन एडवांसेस की लिमिट भी एग्जॉस्ट कर दी। आप एसडीएफ भी कर चुके हैं एग्जॉस्ट, आप वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचती है, अब आपके पास बचती है ऑप्शन सिर्फ एक ही कि भैया आप थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट दे दो। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या रहता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल है बैंक्स में। आप कुछ कमा रहे हैं, आपकी डेली सैलरी इनकम वहां पर जनरेट हो रही है, ठीक है, आपकी जो बैंक अकाउंट रहेगा वहां पर आप जाके चेक करना कि मेरे पास क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से मतलब क्या है कि आप थोड़ा शॉर्ट टर्म नेचर का अपना जितना आपकी सैलरी है उससे ज्यादा उधार यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि बस मेरे को अभी 5 दिन के लिए यहां पर जरूरत है, 25 तारीख आज यहां पर हो चुकी है, मेरा पैसा यहां पर खत्म हो चुका है, जो कि मंथ एंड में सभी का यहां पर रहता ही है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भैया मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा उधार यहां पर दे दो, नेक्स्ट मंथ जैसे ही मेरी सैलरी आएगी आप उसमें से काट लेना। ठीक है, तो वही चीज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आरबीआई ने भी यहां पर रखी है कि आपने क्या किया, आपने एसडीएफ भी एग्जॉस्ट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी यहां पर एग्जॉस्ट कर दिया, तो अब क्या बचा, अब बचा सिर्फ और सिर्फ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कि उसको यहां पर ले लेते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट रहेगा कैन बी ओवरड्राफ्ट इन मैक्सिमम फॉर 14 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज विद अ लिमिट ऑफ 36 डेज इन अ क्वार्टर। ठीक है, 14 दिन तक आपका मैक्सिमम इसमें ओवरड्राफ्ट में रह सकता है, तब तक आपको पूरा हिसाब यहां पर चुकाना है। अब ये जितना भी यहां पर उधार दिया जा रहा है राज्य सरकारों को, ध्यान रखना इस चीज का, ऑलमोस्ट जितने भी आपके अगर फिक्स्ड इनकम अकाउंट्स रहेंगे ना, सैलरी अकाउंट्स रहेंगे, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल ही जाती है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब ये जितने भी हमने उधार देखे ना, एसडीएफ, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट, इनकी जो भी भरपाई की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आरबीआई को, वो की जाएगी रेपो रेट के आधार पे। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल तसल्ली से ध्यान रखना है यहां पे कि रेपो रेट के आधार पर ही आपकी वहां पर भरपाई की जाएगी। अब किस तरीके से वो की जाएगी वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। ठीक है, ये बेसिक्स आपको टेबल है जो कि यहां पर ध्यान में रखना है। एसडीएफ के आधार पर, ठीक है जी, आपको जो पहले से यहां पर रखी गई होगी कि उस हिसाब से आपको उतना जो लिमिट जो डिसाइड की गई आपके स्टेट की, उसके हिसाब से आप उतना एग्जॉस्ट कर सकते हैं उस चीज को। अगर आप उसे अवेल कर रहे हैं अगेंस्ट द नेट एनुअल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जो कि आपने सीएसएफ और जीआरएफ में की है, उसके आधार पर अगर आप बोल रहे हैं कि भैया ये मुझे मेरे द्वारा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आपके फंड्स में यहां पर की गई है, मैं दोबारा सभी के लिए रिपीट करता हूं, किसी का और ऐसा एक और डाउट है इस तरीके का कि ये बैंक्स दे रहे हैं या कौन दे रहा है, ये आरबीआई उधार दे रहा है डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स को। फर्स्ट, एसडीएफ में अगर आपका रेपो रेट -2% वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो वो कब रहेगा कि जब आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की होगी इन दो फंड्स में, उसके बिहाफ पे बोलोगे कि भैया मुझे यहां पर लोन एक्सटेंड कर दो। बट वहां पर आप क्या बोल रहे हैं कि यार मेरी थोड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनको आप अपने पास रख लो, उसके हिसाब से मेरे को लोन दे दो, तो आपका रेपो रेट -1% रहेगा। अगर यहां पर आपका वेज एंड मीन एडवांसेस की जो लिमिट थी उसके आधार पर आपने लोन लिया है, उसके आधार पर आपने जो भी यहां पर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह वहां पर दी, क्योंकि आपका एसडीएफ एग्जॉस्ट हो चुका है, तब आपके रेपो रेट के हिसाब से वहां पर आपको उधार दिया जाएगा। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग यहां पर अगर हम बात करें कि आपका जो ऑलरेडी जो आपने उधार वहां पर लिया था, 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका, आपने उसको चुकाया नहीं है यहां पर अभी तक, तब आपको यहां पर रेपो रेट +1% की चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका जो उधार जो बचा है वो यहां पर आपका बढ़ चुका है। आरबीआई इस कंटेक्स्ट में जी जो आपका डाउट है यहां पर, आप ये कह रहे हैं कि यहां आरबीआई कैसे ध्यान रखेगा कि बैंक्स कहीं एनपीए में ना चले जाएं। ठीक है, आपका ये डाउट है। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि आरबीआई की डायरेक्ट डीलिंग हो रही है इन उधारों से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट्स को, इसमें जो आपके नन्हे मुन्ने बैंक्स हैं उनका कोई रोल नहीं है। आरबीआई अपने एंड पे डायरेक्टली ये लोन एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा इस चीज रिपीट करता हूं, अगर किसी को भी ये चीज लगी है कि यहां पर उधार बैंक्स द्वारा फॉरवर्ड किए जा रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई, नहीं, आरबीआई यहां पर डायरेक्टली कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखना, आरबीआई ये उधार स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, ना कि बैंक्स को। यही बिल्कुल सही बात सबने यहां पर जो बताई। ठीक है, अच्छा, वेज एंड मीन एडवांसेस में अगर उन्होंने 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, पेमेंट नहीं हुई, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन की जाएगी वो रेपो रेट +1% की जाएगी। अब कोई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने भैया ये दोनों फैसिलिटीज एग्जॉस्ट कर दी, फिर भी उनको पैसों की जरूरत है, तो वहां पर वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जाएंगे। ठीक है, अगर 100% तक की आपकी वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट वहां पर पूरी हो चुकी है, आप वो सब कुछ यहां पर कर चुके हो, 3 महीने से ज्यादा का आपका उधार यहां पर हो चुका है, तब आपको रेपो रेट +2% यहां पर रहेगा। अगर आपने उस लिमिट को भी एक्सटेंड कर दिया, 3 महीने से ज्यादा का आपका उधार भी यहां पर हो चुका है, तो फिर डायरेक्टली जंप खाएगा रेपो रेट +5%।
जो कि आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स अवॉइड ही करेंगे, इतना ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट वहाँ पर पे करना, उससे सस्ते में तो शायद उनको कहीं और से उधार मिल जाए। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर एक्सटेंड की जाती हैं, ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि आरबीआई द्वारा कुछ टूल्स यहां पर यूज किए जाते हैं जिनके माध्यम से राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार आरबीआई से पैसे उधार ले सकती है, और किस हिसाब से अलग अलग टूल्स में अलग अलग रेपो रेट यहां पर काम करती है। तो इसी तरीके से काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे इस क्रैश कोर्स में कवर किए जा रहे हैं करंट अफेयर्स के अपडेशन के साथ। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए।